हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन करेंगे। और बीएड सेकेंड ईयर में जो हमारा पेपर है उसका नाम है पर्यावरण शिक्षा। यह जो हमारा पर्यावरण शिक्षा का जो पेपर होता है वह एक ऑप्शनल पेपर के रूप में आता है, यानी कि ऐच्छिक विषय के रूप में आता है। इसमें पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थियों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें लेना है या नहीं लेना है। हम आज अपने इसी पेपर कोड E503 पर्यावरण शिक्षा में अध्ययन करेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है विश्व खाद्य सम्मेलन 1996, यानी कि विश्व खाद्य सम्मेलन 1996 में हम अध्ययन करेंगे। वर्ल्ड फूड समिति 1996 विश्व की निरंतर बढ़ती आबादी ने सभी स्तर पर जो तबाही मचा रखी है वो तो आपके सामने है। यानी कि अब आप देख लीजिए कि इस संसार में कितनी अधिक जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर ही महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी महंगाई ऑटोमेटिक यानी उसके मूल्य यानी अचानक से बढ़ जाते हैं। क्योंकि और मांग क्यों बढ़ रही है? मांग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी हो रही है। अब मान लीजिए हमारे पास 1000 केजी गेहूं है। पहले यह 1000 केजी गेहूं का प्रयोग हम कहां कितने लोगों में करते थे? 100 लोगों में करते थे। और प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने गेहूं बचेंगे? अब ये देख लीजिए आपको, यानी कि हम 100 लोगों में इसका प्रयोग करते थे, तो यानी कि अब प्रति व्यक्ति यानी कि 10 केजी प्रति माह गेहूं लगे, यानी कि एक व्यक्ति को प्रति माह 10 केजी गेहूं की आवश्यकता पड़ी। यह कब की बात है? अगर मैं ये बात कहूं कि जिस समय संख्या कम थी, मान लीजिए 1 लाख संख्या थी, तो इस प्रकार से, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई है और हमारा जो उत्पादन है वह ज्यों का त्यों है। यानी कि अब यह 10 केजी गेहूं प्रति व्यक्ति आवश्यकता थी, लेकिन अब इस 10 केजी गेहूं को यानी कि व्यक्तियों की संख्या हो गई अधिक, 50 हो गई, तो क्या यही गेहूं पूरा काट देगा उनके लिए? नहीं। अब बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ही गेहूं की क्या है? मांग बढ़ने लगी, और जब मांग बढ़ी तो उसका मूल्य भी अचानक से बढ़ गया। यानी कि आपने देखा होगा, आज उस समय की बात देखिए आप, अब से 15-20 साल पहले जो हमारे डीजल यानी कि जो ईंधन है, डीजल पेट्रोल, उनके जो मूल्य थे वे कहाँ थे? और हम उस समय मूल्य कम होने के साथ भी जो आवागमन के साधन थे वह कितने कम थे। लेकिन आज आवागमन के साधनों की आप रोड पर चलोगे तो ये देखोगे कि हर रोज आपको आज से अधिक ही साधन देखने को मिलेंगे। अब उसी के कारण जब साधनों की संख्या अधिक हो रही है तो उससे क्या हो रहा है? यानी कि जो हमारे फ्यूल ईंधन है उनकी भी तो मांग बढ़ रही है, जिसके कारण उनके रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और अगर फ्यूल पर रेट बढ़ जाए, डीजल पर रेट बढ़ जाए, पेट्रोल पर रेट बढ़ जाए, तो और सभी चीजों पे अचानक से मूल्य बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में उसी के द्वारा जो हमारे साधन है वह चलते हैं। जब वह महंगा फ्यूल डलवाएंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आएगा वह भी ज्यादा होगा, जिनके कारण से अचानक से हर चीज पर के मूल्य बढ़ जाते हैं। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा टॉपिक है
आबादी से सभी स्तर पर जो तबाही मचा दी है उसका संक्षिप्त अथवा विस्तृत विवरण तो दूर की बात है, उसकी सूची बनाना भी कठिन है। यानी कि हम उसका छोटा या लघु विवरण तो बहुत कम ही बना सकते हैं, उसकी आज की हम सूची बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम आज के आंकड़े अगर इकट्ठा करेंगे तो अगर अगले दिन देखेंगे उनमें अचानक से ही डिफरेंशियल हो जाएगा। केवल ऊपर की सुख सुविधाओं मनोरंजन के विभिन्न साधन, यातायात की अनेक व्यवस्था और आमोद प्रमोद की व्यस्त चर्चा में आबादी का कुछ भाग जो विकसित देशों में अधिक है, आम आदमी को समस्याओं को निरंतर अपेक्षा करता रहा है। यानी कि बहुत से लोग विकसित देशों में हैं जो कि अपनी सभी सुख सुविधा यानी कि आमोद प्रमोद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जीवन के लिए मनुष्य आवश्यक पदार्थ अन्न या खाद्य पदार्थ और जल, जिस पर मनुष्य का जीवन और खाद्य उत्पादन आश्रित है। यानी कि मनुष्य को जीने के लिए जल और खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है और इन्हीं पर मनुष्य का जो जीवन है वह आश्रित है। मानव आवश्यक पदार्थों की श्रेणी में डाल दिए गए हैं, क्योंकि बिना खाद्य पदार्थ के, जल के मनुष्य का जीवन ही नहीं है। इसीलिए खाद्य पदार्थों को क्या हुआ, आवश्यक सामग्री की सूची में डाल दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप विश्व के बहुत से देश अन्न की कमी से पीड़ित हैं और वहां के लोगों को भरपेट भोजन मिल पाने की समस्या बनी हुई है। क्योंकि वह कैसे बनी हुई है, वहां का जो उत्पादन है वह वहां की जनसंख्या के लिए पूरा नहीं हो पाता है। वहां की जनसंख्या 1 लाख है, लेकिन वहां जो उत्पादन हो रहा है वह केवल 50,000 लोगों के लिए ही उत्पादन हो रहा है। तो जो 50 लाख यानी कि 50,000 जनसंख्या है वह कहां जाएगी, यानी कि इसीलिए वहां की बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो भुखमरी के कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व स्तरीय समस्या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, यानी कि जो FAO है, क्या है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह संयुक्त राष्ट्र की विश्व स्तरीय संस्था है। इसने जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, यानी कि FAO की स्थापना कब हुई थी, 1945 को, यानी कि 1945 को किसकी स्थापना हुई थी, FAO की, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उत्तरदायित्व पूरे विश्व में लोगों को जीने व पौष्टिकता के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना था। यानी कि FAO का क्या होता उद्देश्य, यानी कि इसका जो उद्देश्य था वह संपूर्ण विश्व में, यानी कि ऑल वर्ल्ड में फूड की आवश्यकता की पूर्ति करनी थी। क्या करनी थी, पूर्ति करनी थी, यह इसका दायित्व था। यानी कि जब यह संस्था बनाई गई थी FAO, तो इसका यही दायित्व था कि यह जितने भी संसार के देश हैं उन सभी में खाद्य पदार्थों की, यानी कि पूरे विश्व में लोगों को जीने के लिए पौष्टिक, यानी कि उनकी पौष्टिकता के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना करना था, यानी कि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी। अनेक योजनाएं तैयार की विकसित देशों से विकासशील देश तथा अविकसित देशों को सहज और सरल शर्तों पर, जिसमें बिना मूल्य खाद्य देना भी सम्मिलित था। यानी कि बिना मूल्य के खाद्य देना, यानी खाद्य पदार्थ देना, पौष्टिक भोजन देना, वह भी शामिल था। किन देशों को, यानी कि जो विकसित देश है वह विकासशील देश को देंगे और जो विकासशील देश है वह अविकासशील देश को देंगे।
भोजन सामग्री दिए जाने का कार्यक्रम भी चलाया, यानी कि बिना मूल्य के खाद्य देने का जो कार्यक्रम था वह भी चलाया, पर वह आंशिक सफलता ही पा सका, यानी कि कुछ थोड़ी मात्रा में ही सफल हो पाया। पूर्ण रूप से हम ये नहीं कहेंगे कि वह 100% सफल हुआ, बट वह आंशिक रूप से कुछ मात्रा में सफल हुआ। लेकिन यह लक्ष्य 30 वर्ष बाद भी पूरा न हो सका, यानी कि जो FAO ने लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, उसने जो यह लक्ष्य चलाया था कि वह सभी देशों को यानी कि खाद्य सामग्री पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करेंगे, और जो देश ज्यादा ही गरीबी रेखा से नीचे है उन्हें बिना मूल्य के भोजन यानी खाद्य पदार्थ भी अवेलेबल कराएंगे। तो वह 30 साल तक भी सफल नहीं हो पाया प्रोग्राम। अतः वर्ष 1996 में पुनः एक विश्व खाद्य सम्मेलन वर्ल्ड फूड समिति को रोम इटली, यानी कि 1996 में दोबारा एक, ये 1945 में था और यह 1996 में दोबारा एक समिति की गठन वो किया गया, यानी कि वर्ल्ड फूड समिति। समिति का गठन किया गया। और इसका जो मुख्यालय है वह है रोम में, यानी कि इटली। इटली की राजधानी शायद रोम है, वहां पर इसका मुख्यालय है, जो वर्ल्ड फूड समिति बनाई गई थी 1996 में। इसका आयोजन वहीं पर हुआ। 13 से 17 नवंबर 1996 तक आयोजित सम्मेलन में उच्च स्तर पर यह आश्वस्त होने का निश्चय किया गया कि पूरे विश्व में के किसी भी मनुष्य को भूख से पीड़ित नहीं रहने दिया जाएगा, यानी कि जो यह समिति बनाई गई थी, यानी वर्ल्ड फूड समिति, वह उसका जो सम्मेलन हुआ था वह 13 से 17 नवंबर के बीच 13 से 17 नवंबर 1996 तक चला था, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि विश्व के किसी भी व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति अब क्या खाद्य सामग्री से या पूरे विश्व के किसी भी मनुष्य को भूख से पीड़ित नहीं होना पड़े दिया जाएगा। इस सम्मेलन में विश्व के लगभग 176 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि यह जो सम्मेलन हुआ था इसमें 176 यानी कि विश्व के 176 देशों ने भाग लिया था। यह आपके क्वेश्चन जीके में भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को हुई थी, लेकिन यह 30 वर्ष तक भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। उसी के बाद एक दोबारा सम्मेलन किया गया जो कि रोम में किया गया, इटली रोम में किया गया, और वह 1996 में हुआ था, और उस समिति का नाम रखा गया था वर्ल्ड फूड समिति, यानी कि वर्ल्ड फूड समिति। और उस समिति में विश्व के 176 देशों ने भाग लिया था, और यह समिति जो कि 13 से 17 नवंबर 1996 तक चली सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में यह बात रखी गई कि अब विश्व के जितने भी देश हैं उन देशों के किसी भी व्यक्ति को भूख से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। इस समिति में एक 7 सूत्रीय योजना तैयार की गई, यानी कि क्या किया गया? जो 7 सूत्रीय योजना है, यानी कि 7 सूत्रीय योजना, 7 नहीं 7
सात सूत्रीय योजना भी आ गई, उसमें निम्न बातें कही गई। नंबर 1 है खाद्यान्न निश्चितता के लिए स्थितियां अनुकूल बनाए जाए। नंबर 1 है जो खाद्यान्न है स्थितियां अनुकूल बनाई जाए। बनाई जाए, ये बात रखी गई थी। और नंबर 2 पर बात कही गई थी सभी को भोजन की उपलब्धता हो। नंबर 2 बात रखी गई थी सम्मेलन में, सभी को भोजन की उपलब्धता हो। यानी कि संसार के जितने भी देश हैं उन सभी देशों के सभी व्यक्तियों को भोजन की जो मात्रा है वह उपलब्ध हो, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को भूख से पीड़ित ना होना पड़े। नंबर 3 है खाद्यान्न उत्पादन में सतत वृद्धि हो। जो खाद्यान्न उत्पादन है क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। इसीलिए इस सम्मेलन में जो वर्ल्ड फूड समिति बनी थी उसका जो सम्मेलन हुआ था रोम इटली में 1996 में, उसमें यह बात भी रखी गई थी जो कि खाद्यान्न का जो उत्पादन है उसमें भी सतत वृद्धि हो, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में हमें भोजन की मात्रा भी तो बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो सभी व्यक्तियों को भोजन संपूर्ण रूप से प्राप्त हो पाएगा। नंबर 4 है खाद्यान्न सुरक्षा हेतु तो व्यापारिक योगदान मिलता है। नंबर 4 है खाद्यान्न सुरक्षा हेतु व्यापारिक योगदान मिलता है। और नंबर 5 है जब और जहां आवश्यकता हो वहां तत्काल राहत उपलब्ध हो सके। नंबर 5 है जब जहां आवश्यकता हो वहां योगदान तत्काल राहत उपलब्ध हो सके। क्योंकि मान लीजिए आज एक देश को किसी चीज की आवश्यकता है और वहां राहत नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी कहीं भी किसी चीज की आवश्यकता बढ़े, जिससे कि अभी मान लीजिए कहीं अकाल पड़ गया है किसी देश में, तो वहां की जनसंख्या है भूखी मरने की कगार पे है, तो वहां क्या होगा, वहां उस चीज की खाद्यान्न की आवश्यकता है तो वहां एकदम से तत्काल में राहत सामग्री पहुंचाया जाए। उनका यही मानना था कि जब जहां आवश्यकता हो वहां तत्काल राहत उपलब्ध हो, यानी कि उनको राहत दी जाए जिनको उस चीज की आवश्यकता है। नंबर 6 पर है आवश्यक व्यय पूर्ति। नंबर 6 पर है आवश्यक व्यय पूर्ति। और नंबर 7 है हमारा लाभ, वह परिणाम उपलब्धि के लिए देशों और संस्थाओं
देशों और संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास यानी कि जो नंबर 7 पर बात कही गई थी वह ऐसा कि प्रयास उपलब्धि के लिए देशों और संस्थाओं द्वारा व्यक्ति और सामुदायिक प्रयास, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति हो, प्रत्येक देश हो, उनमें जो व्यक्ति है, समुदाय है, उनके द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। हर बिंदु पर निश्चित क्रिया योजना तैयार की गई, उसे सभी देशों को प्रसारित कर उनमें यह अपेक्षा की गई कि वे अपने देश के लिए निश्चित कार्यक्रम तैयार करें जिसमें वर्ष 2030 तक, जब विश्व की आबादी लगभग 9 बिलियन होगी, इस क्षेत्र की कम से कम समस्याएं रहे या हो ही ना। ठीक है, यानी कि ये जो सम्मेलन हुआ था उनमें ये सब चीजें सामने रखी गई थी। सो भाई